Hi, hello, good morning, everyone. Once again, myself, Aman Kochar, counseling psychologist and educator, been practicing from the past 1 year into counseling psychology, had been a school counselor as well in a reputed school, as well as I am a member of New Zealand and Australian Mental Health Association, as well as the Counselors Council of India. Apart from my bio, I am an educator from the past 3 years, been into psychology, did my master's and diploma as well. सो बेसिकली जो हमारे लास्ट लेक्चर्स हुए थे उन पर हमने बात करी थी किस तरीके से साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया जाता था पुराने टाइम में, किस तरीके से साइकोलॉजी में नए नए रिसर्चेज हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, एंड उसी को आज एक कंटिन्यूड फॉर्म में अगेन मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आप सबके सामने. दैट इज़ द क्लास 11th लेक्चर थर्ड. And इससे पहले के lectures either of class 12th or of class 11th, if you want to see or watch, then you can subscribe to my channel and see the videos that I have created for you in my playlist. So start करते हैं आज के lecture के लिए. And आज के lecture के लिए सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा एक इन डेप्थ लर्निंग के लिए टॉपिक होगा, एंड जिसमें हम कंप्लीट साइकोलॉजिकल डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में बात करेंगे. थॉट्स ऑफ स्कूल्स अगर मैं डिफाइन करूं तो होते हैं अलग अलग एजम्पशंस, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चेस से बेस्ड, फैक्ट्स बेस्ड, कुछ ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट जिनकी मदद से हम साइकोलॉजी का एक नया पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर सकते हैं. अगर मैं बात करूं इंडिया में साइकोलॉजी के सिग्निफिकेंस की, या इंडिया में साइकोलॉजी के पब्लिश होने की, या इंडिया में साइकोलॉजी का इम्पैक्ट किस तरीके से हुआ, तो वो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जैसे डॉक्टर एन सेन गुप्ता. एंड ये एक बहुत ही मेजर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट माने जाते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट कैलकाटा एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी डेवलप हुई, और ये सारे हिस्टोरिकल टर्म्स थे जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड आप सब पढ़ सकते हैं. बट अगर मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूं आज जो कि हमें समझाता है कि साइकोलॉजी वर्ल्ड वाइड किस लेवल पर रीच आज अगर पहुंची हुई है, तो उसका एक रीज़न है, दैट इज़ द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ द साइकोलॉजी. एंड वेस्टर्नाइजेशन अगर साइकोलॉजी की देखी जाए या वेस्टर्न कंसेप्ट को समझा जाए, तो उसके मदद से हमारे पास कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं, जहाँ पर हमारे पास सबसे पहला था इंट्रोस्पेक्शन, उसके बाद हमारे पास आया बिहेवियरलिज्म, उसके बाद हमारे पास आया स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड साइको एनालिसिस, रीइंफोर्समेंट मॉडल्स, सेल्फ थ्योरीज. बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे जो कि डेवलप हुए थे उस टाइम पे. बट इनके बारे में हम डिटेल में हर लेक्चर में स्टडी करेंगे. एंड आज का जो लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पे ही बेस्ड होगा. सो जैसा एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है एंड आप सबकी बुक्स में भी मेंशन्ड हो सकता है, दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज not only for the students who are in their school life or who are studying psychology in only 11th and 12th. This lecture basically provides an immense amount of knowledge that is for the UGs, PGs, and basically for all the domains, not only limited to school level. Okay. क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में है, तो हमें साइकोलॉजी के एवोल्यूशन के बारे में समझने के लिए सबसे पहले वेस्टर्न कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जो कि सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन इंसान थे जो थे विलियम वुंट. ठीक, और उन्होंने जर्मनी में सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी को डिवाइस किया था, बनाया था, फ्रेम किया था. और 1879 में बेसिकली उनकी जो लैब थी वो फॉर्म हुई थी, जैसा मैं पढ़ भी पा रहा हूँ बुक में. और बेसिकली what William Wundt wanted to tell the world about psychology or the psyche, that is the mind and the connection of the body and soul, which was meant earlier obviously. तो वो समझाना चाहते थे कि इंट्रोस्पेक्शन एक टर्म उन्होंने
कॉइन किया था। इंट्रोस्पेक्शन टर्म का मीनिंग अगर मैं कोट एंड कोट करूं फ्रॉम द बुक, it was a procedure in which individuals or subjects in psychological experiments were asked to describe in detail their own mental processes or experiences. सो बेसिकली जिस टर्म को आज हम सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव थॉट मानते हैं, इट मीन्स कि दो तरीके के थॉट्स होते हैं, दैट इज दो तरीके के बिहेवियर्स हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, दैट आर द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक, विलियम वुंट जो थे जिन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी इन 1879 इन जर्मनी, एंड वो जानना चाहते थे बेसिकली कि एक इंसान के ब्रेन में या दिमाग में, माइंड में जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस ट्रैवल करते हैं, उसके पास्ट से अफेक्ट होते हैं, उसके प्रेजेंट या फ्यूचर में जाते हैं, सो उन थॉट्स का, उन इमोशंस का, उन फीलिंग्स का बेसिस क्या है, ठीक, कि वो कहाँ से डेवलप होते हैं, कहाँ से राइज होते हैं, कहाँ से ग्रो होते हैं। तो उस चीज़ के लिए विलियम वुंट ने एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी, जहाँ पर वो इंडिविजुअल्स, जिनको हम साइकोलॉजिकल टर्म में सब्जेक्ट्स या क्लाइंट्स भी कह सकते हैं, वी एक्चुअली डोंट डिफाइन द अफेक्टेड पीपल और द इंडिविजुअल्स, पेशेंट्स एज पेशेंट्स थोड़ा सा डिमीनिंग या गलत टर्म यूज हो सकता है इन साइकोलॉजिकल मैनर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिकल फील्ड। इन द मेडिकल फील्ड इट इज completely fine to call the individuals who are affected from any kind of disorder or illness the patients, but in psychological manner तो वहाँ पर हम उनको उनके लिए subjects या most preferably clients यूज करते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन इज, जो आज के टर्म्स में सब्जेक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। और सब्जेक्टिविटी में होता क्या है, दैट योर पर्सनल थॉट्स आर देयर, योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, योर पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाती हैं। और पर्सनलाइज्ड इन द सेंस कि जहाँ पर इंडिविजुअल अपने फीलिंग्स और इमोशंस को अपने तक सीमित रखता है, लिमिटेड रखता है, बट उसी के साथ साथ वो चाहता है कि वो दूसरों को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, शेयर करे, अपने थॉट्स, अपने पास्ट जिससे वो अफेक्टेड है, स्ट्रेस्ड आउट है, बर्नड आउट है, तो वो उन चीज़ों को शेयर करे, बट वो नहीं कर पाता है किसी रीज़न से, या अगर कुछ इंडिविजुअल्स कर भी लेते हैं। सो ये डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है पर्सनालिटीज़ में, उनके बिहेवियर्स में, उनके एट्रीब्यूट्स में, इस चीज़ को जानने के लिए इंट्रोस्पेक्शन टर्म कॉइन किया गया था। नेक्स्ट विलियम जेम्स, जिन्होंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच को डिवाइस किया था। फंक्शनलिस्ट अप्रोच वाज बेसिकली, अगेन आई विल बी रीडिंग फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, William James believed that instead of focusing on the structure of the mind, जैसा कि इंट्रोस्पेक्शन में बताया गया था कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो थॉट्स अराइज कहाँ से हो रहे हैं, ठीक, वो थॉट्स बिहेवियर क्यों ला पा रहे हैं, वो थॉट्स बिहेवियर्स को किस तरीके से दर्शाते हैं, दैट इज व्हाट वाज मेंट बाय इंट्रोस्पेक्शन। ठीक, टू नो योर इनर सेल्फ, टू नो योर सेल्फ वेल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स बेटर। ठीक, तो बट फंक्शनलिस्ट अप्रोच इससे थोड़ी सी एक डिफरेंट ट्रैक पे चली जाती है, जहां पर उनका मानना था कि बिहेवियर का कॉज और कंसिक्वेंस क्या होता है। दैट इज व्हाट आई आल्सो टेल इन माय ऑफलाइन लेक्चर्स दैट आई प्रोवाइड। तो वहां पर मैं क्या बताने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं साइकोलॉजी को डिफाइन करता हूँ, everything in the world or the nature has a cause and effect relation. कॉज मीन्स उस बिहेवियर का, उस सिचुएशन का, उस इवेंट का होने का कारण, और उसके पीछे उसका एक इफेक्ट, दैट इज द असर। ठीक, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को समझने के लिए विलियम जेम्स ने फंक्शनलिस्ट अप्रोच को डिवाइस किया था, फॉर्म किया था, जहां पर उन्होंने ये बताया था कि किसी भी बिहेवियर के लिए, किसी भी बिहेवियर को होने के लिए हमें माइंड का स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। रादर व्हाट वी कैन डू टू एनालाइज आवर बिहेवियर्स और द consequences or the causes of the behaviors, we can actually know how the behaviors are caused, what caused the behaviors, and what can be the after effects or the consequences of the behaviors. ठीक, so, for example, functionalists focused on how behavior enabled people to satisfy their needs.
एक इंसान एक पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है और वो चाहता है कि उस बिहेवियर से उसकी एक विश या उसकी एक नीड फुलफिल हो जाए, जिसको आगे ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड्स या कंप्लीटेडनेस ऑफ द नीड्स या फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स, सिगमंड फ्रॉइड ने कॉइन डिवाइस एक डिवाइस किया था टर्म दैट इज अ वेरी फेमस अप्रोच एंड अ वेरी extensive use of that approach is psychoanalysis or the psychoanalyst approach. And apart from that, coming back to the topic of the functionalist approach, if I tell that बिहेवियर का एस्पेक्ट, बिहेवियर की मॉडलिंग, बिहेवियर का फंक्शनिंग किस तरीके से किया जाता था, तो उस टाइम के लिए विलियम जेम्स ने एक फंक्शनलिस्ट, बेसिकली फंक्शन किस तरीके से करता है हमारा माइंड, वी डोंट हैव टू सी व्हाट इज रिसाइडिंग इनसाइड आवर in self, that is residing us in ourselves, that is linked to our past or that can be linked to a future or that is happening to a present. इन सारी चीज़ों से फंक्शनलिस्ट अप्रोच का लेना नहीं था, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट वाज द बिहेवियर, व्हाट कॉज दैट बिहेवियर, तो वो चीज़ जानने के लिए फंक्शनलिस्ट अप्रोच को बनाया गया था। ठीक, जहाँ पर एक और बहुत फेमस फंक्शनलिस्ट आए जिनका नाम था जॉन ड्यूई, और उन्होंने बेसिकली क्या कहा था, उन्होंने ऐसा समझाने की कोशिश की थी फंक्शनलिस्ट अप्रोच को कि अगर आप अपने बिहेवियर को इन्वायरमेंट से शेप करते हुए, इन्वायरमेंट से लिंक करते हुए अडेप्ट करते हैं, या अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं बाय ट्रीटिंग योर बिहेवियर एज इट इज कंट्रोल्ड बाय यू। ठीक, तो वो बिहेवियर आपका कंट्रोल आप कर रहे हैं, अगर आप ऐसा माने, समझें, अंडरस्टैंड करें और आप उस इन्वायरमेंट में इफेक्टिवली उस बिहेवियर को अप्लाई करते हैं, देन आप अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल्स ऐसा फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, उनको मेंटल इलनेसेस की कैटेगरी में डाला गया, मेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डाला गया। ठीक है, सो ये था फंक्शनलिस्ट अप्रोच। एंड इसके बाद एक बेसिकली इसी के लगभग टाइम में इन आई वुड से इन द अर्ली 20th सेंचुरी, इन द अर्ली 1900s, द 20th सेंचुरी, तो वहाँ पर एक और अप्रोच डेवलप हुई जो थी जेस्टाल्ट अप्रोच। जेस्टाल्ट अप्रोच, बहुत प्रोनाउंसिएशंस हैं बिकॉज ये एक जर्मन वर्ड है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट हो सकती हैं एंड डिफरेंट इंग्लिश जो हम यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। सो बेसिकली जो जेस्टाल्ट अप्रोच या जेस्टाल्ट अप्रोच थी, तो जेसॉल्ट अप्रोच के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म एक वर्ड आया था। स्ट्रक्चरलिज्म इज अगेन, ये थोड़े से टर्म्स जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट लाई कर सकते हैं, द फंक्शनलिज्म एंड द स्ट्रक्चरलिज्म। जब स्ट्रक्चरलिज्म जेसॉल्ट अप्रोच में डेवलप किया गया था, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स उस टाइम के समझने लगे थे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, कि हमारे माइंड का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, किस तरीके से वो चीज़ों को परसीव करता है। परसेप्शन इज व्हाट वी ऑब्जर्व, व्हाट वी सी, टच, फील, हियर, टेस्ट फ्रॉम आवर 5 सेंसेस दैट वी हैव। तो उन चीज़ों से अगर हम इन्वायरमेंट के कुछ कंसेप्ट, इन्वायरमेंट की कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, देन दैट वाज टर्म्ड एज परसेप्शन। एंड उसी परसेप्शन के लिए जो टर्म डिवाइस हुआ, दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म अगेन एक टर्म था जो कि ऑपोजिट एंड पे लाई करता है फंक्शनलिज्म के, जो कि विलियम जेम्स ने कॉइन किया। और मे बी आई एम रॉन्ग बिट कि विलियम जेम्स ने रॉन्ग कॉइन को, वो टर्म जो है वो कॉइन किया या डिवाइस किया, बट ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट अप्रोच। सो बेसिकली जेस्टॉल्ट अप्रोच क्या काम करती है? जेस्टॉल्ट अप्रोच कहती है कि हम अगर किसी चीज़ को पार्ट्स में देखें, किसी चीज़ को पार्ट्स में समझने की कोशिश करें, उससे बेटर ये होगा कि हम अगर उन पार्ट्स का एक कलेक्शन बना लें और उसके सम को समझने की कोशिश करें, देन दैट कैन बी मोर फ्रूटफुल। अगेन आई विल बी यूजिंग द टर्म्स, आई विल बी रीडिंग द टर्म्स फ्रॉम द बुक ओनली. Instead of looking at the components of the mind, the Gestalt psychologists argued that when we look at the world, our perceptual experience is more than the sum of the components of the perception.
बेसिकली व्हाट वी एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, इट इज मोर देन द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। ठीक, तो जो इनपुट्स हमारे इन्वायरमेंट से पार्ट्स में हमें मिले थे, पार्ट्स में हमने कलेक्ट करने की कोशिश करी थी, तो उन पार्ट्स को अगर हम पार्ट्स ना समझ के इन टोटलिटी समझें या एक लार्जर पिक्चर में देखें, सो वहाँ पर हमें एक जेसॉल्ट अप्रोच समझ में आती है। I'll take an example. I'll try to draw an example in front of all of you so that you get a better understanding and a clear understanding of what Gestalt approach is. If I take a 3-letter word say a 3-alphabet word that is BAT, that comprises bat, है ना? तो अगर मैं उस सबका वर्ड्स का पर्टिकुलर इंडिविजुअल अल्फाबेट्स का एडिशन कर दूंगा, सो वो एक टर्म बनेगा, उसका एक मीनिंग होगा और उस मीनिंग को हम समझ सकते हैं, है ना? बट अगर हम एक अकेले अल्फाबेट को समझें बी, एक अल्फाबेट को समझें ए, एक अल्फाबेट को समझें टी, ठीक, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नेचर बन सकता है। कॉम्प्लेक्स हो सकता है बिकॉज आई हैव कॉम्प्लेक्स, ये ना समझ में आए कि कॉम्प्लेक्स क्यों है, सो उसका भी एक रीजन है, बिकॉज एक एग्जाम्पल इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो एक लेमैन टर्म, एक लेमैन लैंग्वेज में समझ आ सके, बहुत ही इजी भाषा में समझ में आ सके। अगर एग्जाम्पल भी कॉम्प्लेक्स लिया जाएगा तो वो डेफिनेशन या वो अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट ही बिल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जिस वजह से वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल दैट इज़ quite easy to understand and that can be a direct shot to your thinking of what is meant by Gestalt psychology। ठीक है, तो Gestalt psychology में बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि एक वर्ड था, अगेन आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल, BAT और लेट्स से CAT और लेट्स से अगेन PEN, ठीक, दैट इज द पेन। तो PEN अगर मैं समझाऊं तो PEN इज पेन, तो हम इसको समझ सकते हैं, वी कैन परसीव, हाँ कि ये पेन है, ठीक है। तो अगर जैसा आप सब लोग वीडियोस में देख सकते हैं कि ये एक पेन है, ठीक है, दैट देयर इज अ मीनिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट that is assigned by the societal rules, that is assigned by the communication that we use, that is assigned and given by the language that we use, ठीक। बट अगर मैं इसको कहूं कि ये PEN है, ठीक है, तो जिस इंडिविजुअल को मैं बताऊंगा, हो सकता है कि वो इंडिविजुअल अगर मेंटली उसका कैपेसिटी एक नॉर्मल इंटेलिजेंस, एक नॉर्मल इंटेलिजेंट पर्सन के अकॉर्डिंग लाई करता है, दैट लाइज अराउंड द IQ टेस्ट और द IQ नॉर्मल कर्व ऑफ 90 to 110, जिसको मैंने अपने एक प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन किया था, IQs एंड द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड IQ का डेफिनेशन, उसका क्रिएशन, उसका जो फॉर्मूला था वो डिवाइस किया था राइट एट द कॉर्नर। आप वो उस वीडियो का लिंक भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं उस लेक्चर में किस तरीके से मैंने IQ को डिफाइन किया था। Now let's coming back to the topic again, what is the term Gestalt? So अगर मैं इसको किसी इंडिविजुअल या किसी नॉर्मल एक इंसान को बताऊं जो कि मेंटली स्टेबल है, तो या मेंटली साउंड है, जो हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं वर्ड, तो दैट इज नॉट PEN, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स पेन, ठीक। तो वो साइकोलॉजी, वो जेसॉल्ट ने समझाने की कोशिश करी थी दैट अगर हम कॉम्बिनेशन समझेंगे किसी चीज़ का तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल, ज़्यादा एजुकेटिव, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, रादर देन हम उसको सेपरेट पार्ट्स में समझने की कोशिश करें। तो ठीक, दैट इज दस आर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन द एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स को समझते हैं तो एलिमेंट्स हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ठीक। अगर मैं इसको एक वर्ड को अगेन मैं ये बोलूं कि ये P है, ठीक है, या तो वो थोड़ा सा बहुत डिफरेंट होएगा, या ये E है या N है, तो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक। अगेन अगर मैं कहूँ कि ये एक BOOK है, तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में इस चीज़ को बोलूँगा तो दैट इज नॉट एक्चुअली अप्रोप्रिएट to the normal beings, है ना। बट इफ आई से द कॉम्बिनेशन एंड क्योंकि उसका एक मीनिंग डिवाइस्ड है दैट इज बुक, तो वो जेसॉल्ट साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करती है दैट वी डू need to study the structure as a whole and not the elements, that was told in the functionalist approach, ठीक।
कि बिहेवियर हुआ, तो बिहेवियर ऑन अ लार्जर पिक्चर कैसा था, हमें वो जानने के लिए उसका कॉज और इफेक्ट जानने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू जेसॉर्ट साइकोलॉजी, बट बेसिकली वो बिहेवियर किस सोसाइटी में हुआ, किस कंटेक्स्ट में हुआ, अगर हम वो जान लेंगे तो वो जेसॉर्ट साइकोलॉजी को हेल्प करने में वो जेसॉर्ट साइकोलॉजी को समझने में मदद करेगा। नाउ इन सबके बाद ये सारी बातें जो थी वो मेंटल प्रोसेसेस को लेके थी, ठीक। हाउ मेंटल प्रोसेसेस आर अफेक्टेड, हाउ मेंटल प्रोसेसेस आर देयर, एंड उनके बेसिस पर इन टर्म्स को डिवाइस किया गया। बट इसका एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच हमें देखने को मिला जो था अराउंड 1910, तो वो था बिहेवियरिज्म का, ठीक। दैट इज बिहेवियरिज्म, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक टर्म डिवाइस की गई थी, और वो भी इन डेप्थ स्टडी बिहेवियरिज्म के लिए। आगे अपकमिंग चैप्टर्स में भी आप पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म के लिए कंडीशनिंग्स, क्लासिकल कंडीशनिंग्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग्स, एंड बी एफ स्किनर एंड पावलोव, ये कुछ एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, रिसर्च किए, और जिसके बेसिस पर बिहेवियरिज्म को पढ़ने के लिए, बिहेवियरिज्म को इजीली समझने के लिए हमारे पास कंसेप्ट डिवाइस हुए। सो बिहेवियरिज्म, जॉन वॉटसन थे जिन्होंने ये पॉइंट अगेन टर्म जो है वो डिवाइस किया, और उन्होंने बेसिकली रिजेक्ट किया था प्रीवियस जितने भी आइडियाज थे, rejected the ideas of the mind and consciousness as subject matters of psychology। साइकोलॉजी को समझने के लिए जॉन वॉटसन का ऐसा मानना था कि आप स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड या कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड को रीड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, जब तक आप उस माइंड से होने वाले एक्शन यानी कि रिस्पॉन्स या बिहेवियर को नहीं समझते, ठीक। बिकॉज किसी भी थॉट को समझना, किसी भी थॉट पैटर्न को समझना, इमोशन फीलिंग को समझना, वो एक बहुत ही सब्जेक्टिव नेचर में कैटेगराइज हो जाता है। सब्जेक्टिव अगेन दैट इज रिलेटेड और लिमिटेड टू योर पर्सनल बिलीव्स और assumptions और थॉट्स एंड फीलिंग्स। बट अगेन बिहेवियरिज्म, क्योंकि वो ओवर्ट होता है बिहेवियर में, जो मेरे फर्स्ट लेक्चर ऑफ 11th क्लास में भी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में जब मैंने समझाया था, तो वो ओवर्ट बिहेवियर में काउंट हो सकता है कुछ बिहेवियर्स, और एंड उनकी मदद से हम बिहेवियरिज्म को इजीली स्टडी कर पाते हैं, बेसिकली बिहेवियर के पैटर्न्स को समझ पाते हैं, जिसके लिए जॉन वॉटसन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रेरित हुए थे इवान पावलोव की स्टडी से, जो कि थी क्लासिकल कंडीशनिंग की स्टडी, जिनमें उन्होंने एक डॉग एक्सपेरिमेंट, बेसिकली उन्होंने सलाइवा के सेक्रीशन को समझना था, बिकॉज ही वॉज अ फिजिशियन, और वो जानना चाहते थे कि डॉग्स जो हैं वो किस तरीके का बिहेवियर आउटपुट दे सकते हैं when food is given to them at a particular time, and before and after the interval of the कंडीशनिंग उस केस में मैं समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। दैट वाज द बेल और a sound of the bell that was produced before the food came in front of the dog, and जिसकी वजह से salivation होने लगा था या salivation होने लगा था उस डॉग में, एंड उसके लिए कंडीशनिंग का टर्म जो है वो फॉर्म हुआ था। According to him, scientific psychology must focus on what is observable and verifiable। ठीक, तो किसी भी चीज़ को आप वेरीफाई तभी कर सकते हैं, स्पेशली इन द इंडियन कंटेक्स्ट या इन द वेस्टर्न कंसेप्ट एज वेल, जो चीज़ आपके सामने विजिबल है और जो चीज़ आपको दिख रही है, जो बिहेवियर, जो कंसिक्वेंस आपको दिख रहा है, जो विजिबल है और जो वेरीफाइबल है, उन कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं, एंड वो एक ऑब्जेक्टिविटी के टर्म्स में आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस दैट इज विजिबल टू ऑल, एंड दैट इज बेसिकली सिमिलर टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स और द इंडिविजुअल्स। He defined psychology as a study of behavior or the responses to the stimuli which can be measured and studied objectively। Again, जैसा मैंने समझाया कि objectively अगर हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी बिहेवियर को, किसी भी रिस्पॉन्स को जो कि आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है, आपके लिए हो रहा है या आपके लिए नहीं भी हो रहा है, बट यू आर वेरी मच एबल एंड केपेबल टू अंडरस्टैंड दैट बिहेवियर, देन इट मीन्स कि वो एक साइकोलॉजिकल स्टडी का पैटर्न बन सकता है। अब इसके बाद एक और साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने बेसिकली हु शुक द वर्ल्ड
with his terms, with his ideology. एंड वो थे सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने बेसिकली डिफाइन ये किया था कि कोई भी बिहेवियर प्रेजेंट में अगर एक इंसान कर रहा है तो वो बिहेवियर उसके पास्ट चाइल्डहुड से कनेक्टेड हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं वो फिक्स हो सकता है, फिक्सेशन या रिग्रेशन हो सकता है उसके पास्ट चाइल्डहुड से। ठीक, जिसके लिए उन्होंने एक टर्म डिवाइस किया था, दैट वाज साइको एनालिसिस और द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड्स। ठीक, और द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द अनकॉन्शियस डिजायर्स। तो इन चीज़ों के लिए डिवाइस किया था टर्म सिगमंड फ्राइड ने, साइको एनालिसिस, और जो कि आज बहुत ही एक एक्सटेंसिव और बहुत ही हेल्पफुल अप्रोच साइको एनालिस्ट्स के लिए बन चुकी है, जिनकी मदद से किसी इंसान का पास्ट ट्रॉमा, किसी इंसान का मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यूज, फोबियाज क्योरेबल हो सकते हैं एक एक्सटेंट तक, एक लेवल तक, इफ दैट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और इन पर्टिकुलर दैट साइकोएनालिस्ट uses the approach of psychoanalysis in his therapy intervention or the therapeutic interventions। ठीक, मेजरली सिगमंड फ्राइड का ऐसा मानना था, इम्पोर्टेंटली जो उन्होंने बताई एक टर्म, दैट इज द अनकॉन्शियस डिजायर्स। तो वो डिजायर्स जो कि आपके अनकॉन्शियस इज समथिंग दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ एट दैट मोमेंट। जिस चीज़ के लिए आप अभी अवेयर नहीं है, आप जागरूक नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है, वो थॉट क्या है, वो एक्सपीरियंस क्या है। मे बी इट कैन बी रिफ्लेक्टेड इन योर ड्रीम्स एट सम पॉइंट ऑफ द डे और नाइट वेन एवर यू आर स्लीपिंग। सो उस चीज़ के लिए, उस थॉट पैटर्न के लिए साइको एनालिसिस को डिवाइस किया गया एंड वो टर्म समझाया गया बाय सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड की एक बहुत ही फेमस बुक, आई होप अगर आपने उस बुक को पढ़ा हो, समझा हो, so because I have read a book, that book that is an interpretation of the dreams। ठीक, so उस बुक में उन्होंने बताया है कि एक बहुत ही फेमस टर्म था, एक बहुत ही फेमस कोट था उनका, दैट द ड्रीम्स आर द रोड टू योर अनकॉन्शियस और द पाथ टू योर अनकॉन्शियस। बेसिकली जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे स्लीपिंग साइकिल या हमारे जो स्लीपिंग वे होता है उसकी वजह से डिवाइस किए जा सकते हैं, उसकी वजह से फॉर्म होते हैं, एंड वो ड्रीम्स आपके अनकॉन्शियस से रिलेट करते हैं, ऐसा मानना था सिगमंड फ्रॉइड का। कुछ थ्योरिस्ट, कुछ साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को वैलिड और ट्रू भी समझते हैं, और कुछ थ्योरिस्ट इस चीज़ को वैलिड और ट्रू और वेरीफाइबल नहीं समझते, एंड दैट इज़ अगेन कम्प्लीटली वैलिड एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज डिफरेंट आइडियोलॉजीज क्रिएट हो सकती हैं, डिफरेंट परसेप्शंस क्रिएट हो सकती हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इलनेस और टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर। जिस तरीके से इंडिविजुअल का पास्ट अफेक्ट हुआ है, जिस तरीके से वो प्रेजेंट में वर्क कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसके बेसिस पर आप डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट अप्रोचेस को कंबाइन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज टर्म्ड इन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड और मैनर द एक्सेंट्रिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट पुराने टाइम में, जैसा अभी तक हमने पढ़े 3 और 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हमने पढ़े, बिहेवियरिज्म, इंट्रोस्पेक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फैक्टर एंड पास्ट एनालिसिस, दैट इज द अनकॉन्शियस डिजायर्स। तो इन चीज़ों के लिए एक सिंगल अप्रोच जो है वो फॉलो की जाती थी, बट नाउ बिकॉज पास्ट भी अफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को, उसके प्रेजेंट भी अफेक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर भी जो है वो अलाइन नहीं है उसकी सोसाइटी से या उसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो वी यूज़ एन एक्सटेंसिव और अप्रोच, और वी यूज़ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ थेरेटिकल अप्रोचेस, थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस। दैट इज़ वाई practice and learning needs to be done in different forms of theoretical concepts, either workshops or trainings or online lectures, जहाँ पर आपको अलग अलग theoretical interventions के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से, कौन से टाइम पर, किस क्लाइंट के साथ हमें एक theoretical intervention को यूज़ करना है, बेसिकली थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन को यूज़ करना है। ठीक, एक सेम ही सेशन में, एज आई ऑल्सो डू विद माई क्लाइंट्स, आई यूज majorly I am majorly focused on the solution focused approach and the behavioralist approach, that is the CBT,
एंड द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये 2-3 अप्रोचेस को मैं कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ अपने क्लाइंट्स या जो इंडिविजुअल्स आते हैं मेरे से सेशंस लेने के लिए। सो ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जो अगेन सिगमंड फ्रॉइड ने बताई। दैट वाज द पास्ट एनालिसिस। आप अपने अनकॉन्शियस को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। कुछ टेक्निक्स थी, फ्री एसोसिएशन डिसएसोसिएशन एक टर्म था, एक रोशाक टेस्ट जहाँ पर आप अपने अनकॉन्शियस को समझ सकते हो, और बहुत से टाइप्स होते हैं थेरेपीज के, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के। सो ये हमारे पास जो वेस्टर्नाइज कंसेप्ट था, ये वेस्टर्नाइज कंसेप्ट फॉर्मुलेट हुआ एंड रिसेंटली एक नया टाइप ऑफ साइकोलॉजी, एक नया टाइप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ, which is in particular my field of interest, जहाँ पर मैं basically therapeutic intervention use भी करता हूँ, that is the positive psychology. In the near future, I'll be uploading some lectures of positive psychology as well, so that some therapists or individuals or upcoming psychologists who are in their graduations or post graduations, तो वो समझ सकें कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का कंसेप्ट क्या है। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक नया टर्म डिवाइस हुआ था बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उस टाइम के 1998 के प्रेसिडेंट थे। बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी उससे कुछ साल पहले डिवाइस हो गया था टर्म, बट इट केम इन इफेक्ट इन 1998 व्हेन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस थीम वाज पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो वो थीम दिया था दैट फादर माने जाते हैं वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के मार्टिन सेलिगमैन, एंड एक और थेरेपिस्ट थे, एक और पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट जो थे वो थे पॉल डी वोंग। तो ये दो साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी को एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश करी, दैट इज द पॉजिटिव साइकोलॉजी। So basically, what is positive psychology? If I summarize in brief, वेस्टर्नाइज कंसेप्ट अभी तक का जो साइकोलॉजी का था वो बेसिकली था टू लुक आउट फॉर द नेगेटिव्स और टू लुक आउट व्हाट इज नॉट गोइंग वेल इन एन इंडिविजुअल। आपके सामने एक क्लाइंट आया, एक पेशेंट आया, एक इंडिविजुअल था जिसको सेशन चाहिए था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम आइदर थॉट्स और प्रोक्रास्टिनेशन और ओवर थिंकिंग, और इन सारी चीज़ों से वो अफेक्ट हो रहा था। ही वॉज एंक्शियस बिकॉज ऑफ हिज फ्यूचर, और ही वॉज ट्रॉमेटाइज बिकॉज ऑफ हिज पास्ट। तो बहुत सारी हो सकता है कंडीशंस आ सकती हैं। तो वो सारी कंडीशंस को देखने के लिए जो वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है साइकोलॉजी का, वो किस तरीके से डील करता है, वो समझता है, वो देखने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि उस इंडिविजुअल में ये नेगेटिव है कि वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है या वो ओवर थिंक कर रहा है। तो वो ओवर थिंक क्यों कर रहा है, उसका एक डीपर मीनिंग जानने की कोशिश करता है, उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जानने की कोशिश करता है, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, बिल्कुल वैलिड भी है, ट्रू भी है। बट पॉजिटिव साइकोलॉजी इसका एक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट लेके आती है इस चीज़ को क्योर करने का, इस चीज़ को ट्रीट करने का, कि अगर एक इंडिविजुअल में कुछ नेगेटिव अप्रोच या कुछ नेगेटिव कंसेप्ट आपको दिख रहा है, कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसा उस इंडिविजुअल में आपको ड्यूरिंग द सेशन मिला जो कि ठीक नहीं था, या जिस चीज़ पे वर्क करना चाहिए था और जो लो था, तो उस वजह से होता क्या है कि एक इंडिविजुअल और एक थेरेपिस्ट कंप्लीटली उसी चीज़ पर फोकस करने लग जाते हैं, एंड वो उस इंडिविजुअल के पॉजिटिव्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, वो उसके पॉजिटिव्स को ओवरलुक कर देते हैं। पॉजिटिव्स का मतलब क्या है मेरा यहाँ कहने से, कि पॉजिटिव्स मीन्स कि उस इंसान की लाइफ में अगर वो माइनर डिप्रेशन से गुजर रहा है, लेट्स से वो जनरलाइज एंग्जाइटी से गुजर रहा है, जो कि एक माइनर स्टेज पे है, प्रोफाउंड और सिवियर स्टेज पर नहीं है, जहाँ पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है और साइकेट्रिक हेल्प की नीड होती है। तो अगर वो एक माइल्ड और मॉडरेट लेवल पर सिवियरिटी है उस इशू की, देन वी मस्ट ऑल्सो लुक इनटू द पॉजिटिव्स ऑफ दैट इंडिविजुअल, कि उस इंसान की लाइफ में अच्छा क्या हो रहा है। तो ड्यूरिंग दैट सेशन वो हम उससे पूछ सकते हैं, दैट इज़ द सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच। तो वहाँ पर एक स्केलिंग टेक्निक आती है
जिस पर हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उस इंडिविजुअल की लाइफ को वो इंडिविजुअल खुद कैसे रेट करता है। तो हम सिचुएशंस प्रोवाइड करते हैं, कभी कभार वो सिचुएशंस हाइपोथेटिकल होती हैं, कभी कभार वो सिचुएशंस रियलिस्टिक होती हैं जो कि उस इंसान की लाइफ से ही ग्रैब की गई थी, और उसी को रिफ्लेक्शन करवाया जाता है, उसी को रिफ्लेक्ट करवाया जाता है। सो ये बहुत सारे थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं, एंड पर्टिकुलरली पॉजिटिव साइकोलॉजी का मेरी तरफ मेरा एक इंटरेस्ट ज़्यादा है। एक अप्रोच है पॉजिटिव साइकोलॉजी में जहाँ पर मैं वेस्टर्नाइज कंसेप्ट को भी यूज़ करते हुए एक इंडिविजुअल के नेगेटिव्स को फाइंड आउट करते हुए उसके पॉजिटिव्स को जानने की भी कोशिश कर सकता हूँ, सो दैट वो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है या उसकी लाइफ में जो प्रेजेंट है सिचुएशन, जो फैमिली मेम्बर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके, उनके साथ वो एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड ला सके। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव साइकोलॉजी सिखाता है। डिटर्मिनेशन, द ग्रिट और द स्टेट ऑफ फ्लो, पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टेट ऑफ फ्लो। सो ये सारे कंसेप्ट जो हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में, एक नया स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग 1990s और द लेट 20th सेंचुरी। सो आई होप कि आज का लेक्चर भी उतना ही इंफॉर्मेटिव होगा जितने प्रीवियस लेक्चर्स थे, एंड ये लेक्चर भी आपको आपके स्कूलिंग लेवल और आपके यूजी और पीजी के लिए हेल्प कर सकता है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डू लाइक माय वीडियोस if you find them informative, and if you can uh, put your comments in the comment section as well. So, thank you, and keep studying. Have a nice day.